हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 9 सितंबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्कशन किससे करेंगे? हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यूपीएससी के सिलेबस से यहाँ न्यूज को लिंक किया जाएगा और आपको रियल एग्जाम में या टेस्ट में इनको यूज करना है। मेंस में भी और प्रीलिम्स का भी ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज से ही एक रात्रि साथी प्रोग्राम है जो कि वेस्ट बंगाल सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया, जो कि काफी न्यू है। तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? वोमेन एम्पावरमेंट में, जहां भी वोमेन से रिलेटेड इशू आए तो इसमें सिक्योरिटी मेजर हैं वो लिए गए हैं। ठीक है। डेजिग्नेटेड लोकेशन, सेफ जोन वो बनाए गए हैं। फीमेल जो वॉलंटियर है वो डेप्लॉय की गई है एनहांस करने के लिए सिक्योरिटी को नाइट टाइम पे। एक स्पेशलाइज मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। एक है अपराजिता टास्क फोर्स। अपराजिता टास्क फोर्स में क्या, एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई है फॉर वुमेन सिक्योरिटी। ठीक है। अब एक अपराजिता बिल भी लेके आई है गवर्नमेंट। ठीक है, स्पीडी जस्टिस के लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? ब्रेन कॉल्स फॉर टारगेटेड मूव ऑन मिलिटेंट कैंप। अब देखो, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है। नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में, जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें चैलेंजेस हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उस GS3 से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में एक ड्रोन से अटैक किया था जो अपोजिशन वाले हैं। अब कुकी ने किया या मैती ने, यह भी कोई कंफर्म नहीं है। अब ड्रोन से अटैक हुआ तो इसको हम चैलेंजेस में लिख सकते हैं कि उनके पास ड्रोन कहाँ से आए। सप्लाई हो रही है वहां आर्म्स की, कहीं से बाहर से, फॉरन मतलब किसी भी कंट्री से, जो चाइना या फिर पाकिस्तान से। तो ड्रोन अटैक जो इम्फाल पे हुआ, उसके लिए फिर हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत है टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्राइम। ठीक है। तो इस न्यूज में इतना ही था। तो अब सीएम हैं वो गवर्नर से मिले हैं, बीरेन सिंह जो मणिपुर के सीएम हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूक्रेन कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग द स्वीज पीस प्रोसेस। अब स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने की कुछ एफर्ट हो रहे हैं। अब यूक्रेन और रसिया में पीस कब एस्टेब्लिश? अब एक राउंड तो हो चुका, अब सेकेंड राउंड में यूक्रेन बोल रहा है कि इंडिया को ना, इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी को सिर्फ मैसेंजर या पोस्ट ऑफिस का काम नहीं करना चाहिए। इंडिया को एफर्ट लेने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर वो एबिलिटी है, तो वो सब कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने काफी होप लगाई है कि रसिया और यूक्रेन में क्या होगी, एक पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी। आगे चलते हैं। एनजीटी, एनजीटी सीक रिप्लाई फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑन दिल्ली फ्लडिंग। दिल्ली में जो फ्लडिंग हो रही है उस पर एनजीटी ने रिप्लाई मांगा है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनजीटी। एनजीटी कब बनी थी? एनजीटी एक एनजीटी के एक्ट से ही बनी थी 2010 के आसपास। ठीक है। एनजीटी जो है वो एक क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि एनजीटी एक एक्ट से बनी है। एनजीटी बनाने वाला इंडिया कौन सा कंट्री है? थर्ड कंट्री है। फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इंडिया एक थर्ड कंट्री है एनजीटी वाला। ठीक है। एनजीटी क्या काम करती है? मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है। इसका काम क्या है? वही पोल्यूशन से रिलेटेड या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड चीजों को देखना। एनजीटी बाकी सब लॉज को ओवरकम कर सकती है बट दो को नहीं कर सकती, वो बताना मुझे। ठीक है। कौन से दो लॉज को ओवरकम नहीं कर सकती? जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ हैं, जैसे ईपीए 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो भी है। ठीक है। कुछ एक्ट बता देता हूँ, जैसे ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक नहीं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है एक, जो कि 1927 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। ठीक है। वाटर एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया। ठीक है। एयर एक्ट 19 1981 में आया। ठीक है। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो पावर कहां से लेता है? बना किसके अकॉर्डिंग था वो? वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। पावर यहीं से लेता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये थोड़े से एक्ट देखे, क्योंकि एनजीटी आ गया था।
अब आगे चलते हैं। काफी होलिस्टिकली हम इस पूरे न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्दा स्कैम को कहाँ डाल सकते हैं हम? करप्शन में। एथिकल गवर्नेंस, करप्शन, ठीक है, इसमें डाल सकते हैं मुद्दा स्कैम हमें पता है क्या है, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम है। करप्शन वाले पॉइंट में इसको एथिक्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस ए वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। अब इसमें क्या बोला गया है कि देखो, जो हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उस पे जो बजट में बातें बोली गई हैं, उससे क्या क्या अभी हो रहा है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्या क्या हो सकता है। अब पब्लिक हेल्थ पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? वो डिसीजन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, किसके बेस पे? रिसोर्स अवेलेबल टू एड्रेस पीपल हेल्थ नीड्स, कि लोगों के हेल्थ की नीड्स क्या है, उसी के बेस पे तो हम पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। यूनियन बजट में क्या है, इनएडिक मतलब क्रिटिसाइज किया गया है यूनियन बजट को कि उन्होंने एडिक्वेट फोकस नहीं किया सोशल सेक्टर पे। ठीक है, स्पेशली कहाँ? पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे इनएडिक्वेट फोकस है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की लास्ट डिकेड में इंडिकेट करती हैं कि एक सीवियर पैरालिसिस है, जबकि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात आती है कोई रियल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके। तो नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या है? फेल्ट नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ की नीड्स हैं, उनको इन्होंने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या है? वो डिजीज आती हैं जो कि फर्स्ट आर द डिजीज ऑफ पुअर्टी की वजह से जो होती है, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, डेथ, इलनेस, फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज जो भी आती हैं वो फर्स्ट में आती हैं। ठीक है। अब इनको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, इनको टैकल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लाइवलीहुड के लिए क्या है? एक चैलेंज है और नॉन नेगोशिएबल है राइट्स पर्सपेक्टिव से। यानी कि फर्स्ट में आ गई। सेकंड कैटेगरी प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास की। स्टेप फर्स्ट में हमने लोअर क्लास की देख ली प्रॉब्लम, अब मिडिल क्लास की डिजीज। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटी, हेल्थ, ये सब जो एवरीडे लाइफ के इशू हैं। ठीक है, ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट, क्लाइमेट चेंज, क्रोनिकल मतलब कि जो क्रोनिक इलनेस है, ये सब। तो अब सेकंड में इसने इसको बोला, और थर्ड में क्या आ गया? मोस्ट पॉपुलर जो नीड है पब्लिक सेक्टर की, क्यूरेटिव। ठीक है, क्यूरेटिव केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, प्रोविजनिंग ऑफ क्यूरेटिव केयर इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन पब्लिक हेल्थ। थ्री लेवल है क्यूरेटिव केयर के भी, प्राइमरी क्यूरेटिव, सेकंड क्यूरेटिव और टर्सरी। ठीक है, पुअर और जो वल्नरेबल हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिपेंड करते हैं जो आसपास में होता है, दैट इज मतलब प्राइमरी क्यूरेटिव, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है और उनके घर के पास भी होता है। सेकंड जो है, सेकेंडरी लेवल पे जो केयर है, हिस्टोरिकली उसको बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, इनएडिक्वेट अगेंस्ट पॉपुलेशन नॉर्म्स, जैसे डॉक्टर नहीं है जितने, मतलब कि पेशेंट के हिसाब से, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखो सेकेंडरी में शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, टर्सरी केयर नीड में क्या आ गई? क्यूरेटिव केयर नीड द पुअर अमंग द पुअर आर द फोकस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, अंडर आयुष्मान भारत। अब देखो सेकेंडरी में आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स वगैरह, ये सब। थर्ड में आ गए जो ये स्कीम वगैरह है, ये इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की एक इम्पोर्टेंट क्या हिस्ट्री रही है वो दिखाती है कि नेशनल रूरल जो मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, वो स्टार्ट हुआ था 2005 में। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में। एक क्लियर डिपार्चर था नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी लेके आए थे हम 2002 में। ठीक है, जिसने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर को प्रपोज किया। ठीक है, ये नेशनल हेल्थ मिशन है जो फोकस कर रहा है पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथ करने में, हेल्थ केयर को, आर्किटेक्चरल कोरेक्शन को। ठीक है, उसने रिवाइव किया है सिंकिंग हेल्थ सिस्टम को आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड ऑफ 1990। अब ये सब तो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए भी एफर्ट है वो किए जा रहे हैं, मतलब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, लोगों में ट्रस्ट बिल्डिंग की जा रही है पब्लिक सेक्टर को लेके। ठीक है, दिस वाज ऑब्वियस फ्रॉम द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया विच वाज रिपोर्टेड एज 153,655 सब सेंटर हैं, 25308 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, 539 क्या है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, एज पर रूरल स्टैटिक्स 2015। The impetus created by National Health Mission
हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब ये सारी जो चीजें हैं इनको कैपिटलाइज कर दिया गया। सब्सिक्वेंट पॉलिसी स्ट्रेंथन दिस सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ, हम स्ट्रेंथ कर रहे थे धीरे धीरे, अब हमने क्या किया, इनको स्ट्रेंथन करने की बजाय हम स्कीम्स पे शिफ्ट हो गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मतलब कि पीएमजे स्कीम हो गई, पीएमएफ पीएफएचआई हो गई स्कीम। ठीक है। अब इसमें जो क्या है, इसमें इशू क्या है, इसमें ना जो रियल बेनिफिशियरी है वो प्राइवेट सेक्टर है। क्योंकि जो पैसा जाता है उसके अंदर इतना करप्शन होता है। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं पीएफएचआई जो स्कीम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट हेल्थ केयर में, रियल बेनिफिशियरी पीएफएचआई में क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। क्यों? फर्स्ट, ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर किसको करता है, ऑल हेल्थ केयर एक्सपेंस को ग्लोबली। फर्स्ट मतलब कि पीएफ प्राइम मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है ये स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस है जो सारी चीजों को कवर करता है। इट इज यूनिक दैट इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवर ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अंडर दिस स्कीम। वर्ल्ड में तो सब हेल्थ इंश्योरेंस में सब चीजें कवर होती हैं, लेकिन इंडिया में क्या कवर होता है, सिर्फ हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है वो। मार्केट के लॉजिक पे है कि अगर 50 करोड़ लोग एनरोल होते हैं स्कीम में, ओनली 2.5 करोड़ विल हैव एक्चुअल नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एज पर एपिडेमियोलॉजिकल डाटा। अगर 5 करोड़ लोग 50 करोड़ लोग सॉरी अगर एनरोल होते हैं तो उनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ लोग की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। बाकी लोगों को ऐसे ही हॉस्पिटलाइज दिखा दिया जाता है और फिर वो मतलब कि करप्शन के तहत पैसे हॉस्पिटल के द्वारा ले लिए जाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करें, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शियरी केयर सर्विसेज की, जिससे क्या है, लैक ऑफ इंटेंशन दिखाता है कि हम इनको स्ट्रेंथ नहीं करने चाह रहे जो पब्लिक सेक्टर है उनको। ठीक है। 100 करोड़ पॉपुलेशन अगर हम मतलब कि ऐसे ही इंप्लीमेंट करते रहे, ठीक है, लेकिन जो 100 करोड़ पॉपुलेशन है हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी गवर्नमेंट स्कीम, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में कवर नहीं है, आर फोर्स टू हैव हाईली कॉमन, अब उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट से दवाइयां खरीदनी पड़ेगी, तो हाईली कॉमर्शलाइज मेडिकल केयर पर उनके पैसे बहुत सारे मतलब कि पॉकेट मनी यूज होगी। ठीक है। अब मोनोपोली हो चुकी है मार्केट की, मार्केट में किसकी, हेल्थ केयर में, प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो वो क्या दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि गवर्नमेंट को कि हम ऑफर कर देंगे रेट अच्छे से। ठीक है। और 2/3 जो पॉपुलेशन है स्कीम की वजह से उनके ऊपर भी डिपेंड होती है, क्योंकि पब्लिक जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी वीक हो चुका है। लोग ज्यादा ऑफर कहाँ जाना करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जो बची कुची कसर थी वो किसने पूरी कर दी, जो पीएचसी और सीएचसी थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और चाइल्ड हेल्थ सेंटर सेंटर, उन दोनों को कन्वर्ट करके एचडब्ल्यूसी बना दिया गया। अब नाम चेंज करने से राइटर बोल रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है। अब इनमें कोई रियल में इंप्रूवमेंट तो किया नहीं गया। अब लास्ट में और भी ज्यादा क्या किया इन्होंने, एचडब्ल्यूसी जो सब सेंटर थे उनको भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया। अब ये आंसर राइटिंग के लिए तो ठीक है, अच्छा लगेगा, आंसर राइटिंग में आप इसको यूज करोगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लेकिन ये राइटर कह रहा है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ सिस्टम को काफी थ्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डे टू डे जो लाइफ है वल्नरेबल और पुअर लोगों की, वो जब हेल्थ एक मतलब कि अफोर्डेबल हेल्थ अगर उनको नहीं मिली तो उसका कोई फायदा नहीं। सेकेंडरी जो लेवल पे क्यूरेटिव है वो भी मतलब कि वहां पे भी अच्छे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मेजर क्यूरेटिव चैलेंज पोस्टेड अक्रॉस द कंट्री क्या है, ट्रस्ट डेफिशिएट। सबसे पहले तो हमारा प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखें तो लगता है कि वो सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए फायदा कर रहे हैं, मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में इतनी सारी फैसिलिटी है नहीं। ठीक है। फाइनली जो इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी हेल्थ केयर के, उनको लाइफ लाइन ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम बोला गया, आप ये लिख सकते हो आंसर में। वर वीकेंड बाय प्रोजेक्टिंग देम एंड क्यूरेटिव केयर सेंटर फॉर पॉपुलैरिटी एंड ब्रांडिंग विदाउट एक्नोलेजिंग देयर पर्पज इन हेल्थ प्रोग्राम एंड देयर इंटरकनेक्शन विद ग्रासरूट लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हेल्थ के बारे में एनालिसिस किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इन स्कीम्स का यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। और नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिक रीसेट। सबसे पहले आसियान आसियान 1967 में बना था थाईलैंड में। ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक में इसकी मीटिंग हुई थी। अब आसियान में कौन सी कंट्री आती है, आसियान कंट्री को देख लेते हैं एक बार। आसियान, अच्छा, अभी वाईफाई नहीं है, लास्ट में ही देख लेंगे जब भी मैप।
यूज करेंगे हम, तभी साथ में ही इसको देख लेंगे। ठीक है, अब आसियान में क्या हुआ है सबसे पहले, हमारी आसियान देखो, आसियान कंट्रीज इधर है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, फिलीपींस, ये सब आसियान कंट्री हैं। अब जो इंडिया है इधर है, तो ये इंडिया के किस में, ईस्ट में है। पहले हमारी क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव के टाइम पे। अब क्या हुआ, मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, एक्ट करो, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर ने बरनोई में जो विजिट किया, तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि बरनोई भी देखना पड़ेगा हमें मैप में। ठीक है, बरनोई में जो विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, अ, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, तो वहां उनकी क्या क्या मेन वो रहे हैं, उसकी जो विजिट है उनकी, उससे क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है इंडिया के ऊपर और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि इस आर्टिकल में यही बताया गया कि फर्स्ट बाइलेटरल मीटिंग थी, इंडिया ने इतना नेग्लेक्ट किया इन कंट्रीज को इन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बरनोई है, तो ये बरनोई है, बरनोई जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। ठीक है, अब देखो, ये क्या हमारा इंडोनेशिया, ये क्या है मलेशिया, मलेशिया के ये बिल्कुल अंदर है। अब जो अपनी कंट्रीज हैं देखो, जैसे बांग्लादेश के बाद अब ये क्या आ गई, म्यांमार। ठीक है, ये आ गई म्यांमार, ध्यान से देख। ठीक है, अब म्यांमार के बाद आ गई आगे थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम। इसमें लाओस एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। उसके बाद चलते हैं, ऊपर चाइना है, और ये फिलीपींस आ गई, ऊपर ताइवान है। ठीक है, ये इंडोनेशिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्या है हमारी आसियान की कंट्रीज हैं। अब इसमें जब इंडिया की जो पॉलिसी है इन सब के बारे में बात हो रही है, सिंगापुर भी उधर ही है, बर्नोई और सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। इंडिया ने क्या किया था 2018 में, सभी आसियान मेंबर को रिपब्लिक डे परेड पे काफी वेलकम किया था, सो दैट इनके साथ टाई हैं और अच्छे होस्ट हैं। ठीक है, तो मोदी जी की जो विजिट है, फर्स्ट बायलैटरल विजिट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। दिस नेग्लेक्ट ऑफ टाई विद ए कंट्री दैट हैज स्ट्रेटेजिक टाई विद यूएस, अब ऐसे कंट्री को नेग्लेक्ट करना दिखाता है कि एक ही बायलैटर फर्स्ट टाइम ही की है बायलैटरल विजिट, जिसकी यूएस चाइना के साथ काफी अच्छी टाई है, और इंडिया का जो ट्रेड है आसियान के साथ डबल हो चुका है पास्ट डिकेड में। ठीक है, बट ब्रुनई के साथ डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंडिया अपना इंपोर्ट कहाँ से करना, ऑयल ज्यादा रसिया से। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नहीं है दोनों कंट्रीज की आपस में, लीडरशिप डिस्कस किया हमने जियो स्ट्रेटेजिक इशू को, और मोदी जी ने भी। ठीक है, टू साइड्स जो रिन्यू है स्पेस कोऑपरेशन की बात की है, इसरो का हम एक वहां स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एनर्जी में। ठीक है, और सिंगापुर में क्या स्पॉट लाइटिंग मिस्टर मोदी ने विजिट किया, तो सेमीकंडक्टर में सिंगापुर को काफी अच्छा माना जाता है, सिंगापुर एक मेजर प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी जरूरत होती है टेक्निकल एक्सपर्टीज की। ठीक है, और और इंडिया चाहता है मोर इन्वेस्टमेंट और रेयर अर्थ मेटेरियल में, मेटल्स, रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उनमें, चिप चिप मेकिंग जो कंट्री, चिप मेकिंग जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करें इंडिया में। इंडिया में जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो ट्रेंड चला हुआ है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, some of the growing land and labor cost of semiconductor industry too could make a perfect fit, also de-risking the process from US China Taiwan relation। अब यूएस चाइना में भी काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर हैं और ये सब हैं, लेकिन अब इंडिया क्या कर सकता है, अगर इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए तो हम डी रिस्क कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इनके अंदर भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी अच्छी है। ठीक है, सिंगापुर से जो इंडिया की जो एफडीआई है, उस वो भी मतलब अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एंड चाइनीज प्रोटेक्शनिस्ट जो प्रैक्टिस है उससे भी इशू क्रिएट हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है, सिंगापुर से जो एफडीआई का लेवल है वो भी इंडिया में ड्रॉप हो सकता है अगर वहाँ ज्यादा इशू चलते हैं तो। ठीक है, तो इनके साथ हमें और ज्यादा जो रिलेशन है वो ज्यादा ग्रो करने पड़ेंगे। और आसियान लीड जो आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया उसका कोई मेंबर नहीं है। आसियान कंट्री ने इंडिया को बहुत रिक्वेस्ट की है लेकिन इंडिया उसका मेंबर नहीं है।
इंडिया कमिटमेंट क्या है? आसियान सेंट्रलिटी। अब आसियान से क्वेश्चन आएगा तो पीएसआईआर में ये वर्ड जरूरी है लिखना। उन ऑल स्ट्रेटेजिक टाई इंडो एशियन हैज बीन वार्मली रिसीव्ड बट नीड टू कोऑर्डिनेट मोर क्लोजली विद जियो पोलिटिकल इशू। हमें मतलब ठीक है, हम अच्छे रिलेशन बन रहे हैं बट हमें और ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा म्यांमार के साथ। जैसे वहां भी काफी टेंशन चल रही है साउथ चाइना सी में, क्वेड एंगेजमेंट। ठीक है। हम्म, और इंडिया की जो हिस्ट्रिकल टाई है, कल्चरल मैच है, वो भी है इसमें। तो हमने जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1992 में, उसके बाद मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसके साथ हमने इम्प्लीमेंट की। तो ये जैसे एक कीवर्ड था आसियान सेंट्रलिटी, आसियान लीड आरसीईपी। ठीक है, लुक वेस्ट एक्ट ईस्ट, ये सारे कीवर्ड आंसर राइटिंग में हमें यूज करने। नेक्स्ट चलते हैं। विद और विदाउट चाइनीज कंपनी इज द क्वेश्चन। अब देखो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इंडिया में एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है कंपनीज को। मेन बात यही है। अब उसके ऊपर हमने बजट भी बहुत बढ़ा रहे हैं। पहले 4499 करोड़ था, अब 6125 करोड़ है। तो हम कंटिन्यूसली मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी एफर्ट कर रहे हैं। अब इसमें चाइना का क्या प्रेजेंस है? चाइना की जो कंपनी है वो इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रही है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है। अब चाइनीज कंपनी को डर भी लगने लग गया है कि जैसे इंडिया ने पहले किया था कोविड के टाइम पे, कोई ऐप थी जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया था, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जो चाइनीज कंपनी है वो बहुत सारे इंडियंस को और वोकल फॉर लोकल नैरेटिव को प्रमोट कर रही हैं। उससे मतलब कि इंडियंस को काफी फायदा भी हो रहा है। जैसे इंडिया के ही वो मतलब मेन सीईओ हैं, उसको अपॉइंट कर रही हैं। तो मतलब ये चीजें दिखाई जा रही है कि इंडियनाइजेशन की कोशिश हो रही है चाइनीज कंपनी की। ठीक है। और इससे क्या हो रही है, चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है, इंडिया में बने हुए माल को बाहर एक्सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है। तो ऐसा मतलब बोला जा रहा है यहाँ आर्टिकल में। अब क्या है कि जो पीएलआई स्कीम है, इससे बेनिफिट बहुत हो रहे हैं, इंडिया में काफी रिवाइव कर रही है मार्केट। ठीक है। स्मार्टफोन जो कंपोनेंट हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सप्लाई हो रही है, मतलब बढ़ रही है ये। अच्छा, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? मेन चीज, the push by Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Commerce to ease visa norms for Chinese technician within days of the new government taking office underscore the difficulty for government in conditioning and controlling both Indian and Chinese company in short of medium term। अब जो इंडिया के जो मीटी और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने क्या किया, जो चाइना के जो टेक्नीशियन है चाइनीज, उनके लिए वीजा नॉर्म्स को क्या कर दिया, काफी इजी कर दिया है। अब वो आएंगे तो इससे ये सारे मैनेज करना है इंडिया और चाइनीज दोनों कंपनियों को, क्योंकि उससे टसल क्रिएट हो जाएगी। तो वो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो रिलीज किया जाता है बजट से पहले, प्रमोट करता है एफडीआई चाइना से रेदर देन बीइंग फिक्सेटेड ऑन द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। चाइना प्लस वन का स्ट्रेटजी का मतलब है चाइना को छोड़ के हम एक अल्टरनेटिव के रूप में हमारे कंट्री में आओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, बिजनेस नॉर्म हम ईज करेंगे। तो ये कह रहा है कि चाइना प्लस वन को छोड़ के चाइना से एफडीआई आने दो जितनी आ रही है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ मेजर मल्टीनेशनल कंपनी, क्लियरली न्यू दिल्ली विल नीड टू मेंटेन डेडिकेटेड बैलेंस। ठीक है। एक बैलेंस बनाना होगा हमें, होम ग्रोन प्लेयर और जो बाहर से आके जो जो कंपनियां वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके बीच में। ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल था, इसमें मेजर यही बात बोली गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, वल्नरेबिलिटी ऑफ लिव इन कपल। अब लिव इन जो कपल है उनकी क्या वल्नरेबिलिटी है? अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, प्लूरलिज्म ऑफ सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशनली इन द एवरीडे लाइफ ऑफ सिटीजन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है। अब क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 उसको एक्सटेंड कर दिया था कि ये लिव इन रिलेशनशिप में भी क्या है, अप्लाई होता है। लेकिन इसमें वही जैसे मोनोगैम गैमस नेचर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। उसके बाद क्या है, सोशल कंजर्वेटिज्म। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो हम क्या है, लिव इन रिलेशनशिप को मतलब कि लीगल हिसाब से तो ये ठीक है, अलाउड है, लेकिन सोशली हम इसको अभी भी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। द रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर लिव इन कपल अलाउ सोशल कंजर्वेटिव टू फाइंड इट्स वे बैक टू इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अनकॉमन साइक्लोन इन द अरबियन सी। अरबियन सी में जो साइक्लोन है वो इतने अनकॉमन क्यों है? ठीक है। वाई डज द नॉर्थ इंडियन ओशियन हैव टू साइक्लोन while all other cyclone region have just one? How is climate change affect the region adding the मतलब क्लाइमेट चेंज का उससे क्या इम्पैक्ट होता है, और इससे ये एक पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक है। अगर आपका मतलब कि
ज्योग्राफी में साइक्लोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये टॉपिक बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वही बात मतलब इसमें बोली गई है साइक्लोन से रिलेटेड। आगे चलते हैं। हाउ चेंज इन द लेवल ऑफ आर्कटिक सी कैन चेंज मॉनसून पैटर्न। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आर्कटिक सी का लेवल है, आर्कटिक सी बताओ कहाँ है, नॉर्थ में या साउथ में? ठीक है, सदर्न कंटिनेंट में या नदन में? ठीक है, मानसून पैटर्न को कैसे चेंज कर सकता है, ये स्टडी हो रही है इसमें। ठीक है, उस पर ही बात हो रही है। अब कोई भी स्टडी हो रही है तो उसको हम एग्जाम में तो फाइनल मान नहीं सकते जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। तो साइंटिस्ट है वो, नई नई स्टडी हो रही है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आज का न्यूज़पेपर हमारा मतलब कि यहीं पे एंड होता है। अब थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। मैपिंग बड़ी जरूरी है क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। तो मैपिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखेंगे आज। ठीक है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया के बाद क्या है, इंडिया की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश के बाद कौन सी कंट्री आ गई अपनी, म्यांमार। ठीक है, अब इंडिया की बाउंड्री म्यांमार से जो इंडिया के जो स्टेट हैं, अरुणाचल की भी लगती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इन सब जो स्टेट हैं उनकी बाउंड्री है वो लगती है। अब जो मणिपुर है जहाँ पे इतना सारा वोइलेंस हो रहा है, ठीक है, मणिपुर में इतना सारा जो वोइलेंस है कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में, ये है मणिपुर। ठीक है, अब ये है चिडविन रिवर। चिडविन रिवर, चिडविन रिवर कहाँ है, ये है। ये किसकी मेन रिवर मानी जाती है, म्यांमार की चिडविन रिवर। ठीक है, देखो अगर सर्च करें हम। ठीक है, चिडविन रिवर ये दिखाई गई है, ये रही, म्यांमार में है। उसके बाद म्यांमार के बाद आ जाता है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। और अगर हम वेस्ट में जाएं तो पाकिस्तान आ गया, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, ईरान के बाद फिर इराक आ गया। ठीक है, इराक के नीचे कुवैत है। ऐसे थोड़ा सा माइंड में इमेज बना लिया करो। इराक के लेफ्ट साइड में क्या है, सीरिया है, वेस्ट साइड में इराक के ऊपर तुर्की है। ठीक है, तुर्की किस किस के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से आज का एडिटोरियल हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।